बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है और इसमें उन्होंने अपने टिकट बंटवारे और आपसे दिल्ली में गठबंधन पर नाराजगी जताई है, जिसके बाद सुभाष चोपड़ा और संदीप दीक्षित समेत कई नेता अरविंदर सिंह लवली को मनाने पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरविंदर सिंह लवली के पक्ष में नारेबाजी की है। तो चुनाव के बीच में कांग्रेस के सामने एक बड़ी मुसीबत सामने आ गई है, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कई नाराजगियां जाहिर की है अपनी चिट्ठी के जरिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी उसमें लिखी है और टिकट बंटवारे और आम आदमी पार्टी से दिल्ली में गठबंधन पर उन्होंने नाराजगी जताई है। और अब ताजा अपडेट इस मामले में यह है कि अरविंदर सिंह लवली को मनाने की कोशिशें आलाकमान की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। वहीं ये तस्वीरें देखिए, जो अरविंदर सिंह लवली के पक्ष के कार्यकर्ता है वो उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच सुभाष चोपड़ा और संदीप दीक्षित समेत कई बड़े नेता अरविंदर सिंह लवली को मनाने के लिए पहुंचे हैं। उन्हें मनाने और समझाने की कोशिश हो रही है कि वो अध्यक्ष पद से जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा वापस ले लें। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से उनके अध्यक्ष रहते हुए उनकी कोई राय टिकट वितरण में नहीं ली गई, आम आदमी पार्टी इसके साथ गठबंधन में नहीं ली गई, ये वजह उनके इस्तीफे की एक वजह उन्होंने और बताई है। और ये देखिए, संदीप दीक्षित दिख रहे हैं, सुभाष चोपड़ा देख रहे हैं, जो बड़े नेता हैं ये अरविंदर सिंह लवली से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, उनसे उनको मनाने के लिए पहुंचे हैं। और संदीप दीक्षित ने क्या कुछ कहा है अब वो सुनवा देते हैं आपको। कर लें? आप पूछिए सर। आप अभी लवली जी से मिलकर आए हैं, क्या नाराजगी उन्होंने जताई है, क्या बात बताई, क्यों इस्तीफा दिया? देखिए, ऐसा है, मैं तो एक पारिवारिक कार्यक्रम में था, तब एक पता चला कि लवली जी ने इस्तीफा दिया है और कोई चिट्ठी लिखी है। मैं चिट्ठी तो मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं एक पारिवारिक कार्यक्रम था, इसलिए सीधे आया। बात हुई है, बहुत स्पष्ट रूप से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीज़ों को लेकर आंदोलित हैं। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से क्योंकि चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके। और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। सर, उन्होंने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है कि नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है उन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ी। वो चाहते थे कि उनके सहयोगी लड़े, जो वरिष्ठ हैं, वर्षों से काम करते आए हैं ग्राउंड पर, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया है और बाहरी कैंडिडेट उतारे, तो आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। नहीं, वो मेरी तरफ वो किस तरह, वो देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो सबसे पहले चांदनी चौक के लिए एक प्रेफरेंस दिया था। बाकी वो तो पार्टी जो निर्णय लेती है। मेरे ख्याल से उनका एक पीड़ा और जो एक अंदर की है कि जिस तरीके से, देखिए, दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना है ये कोई ताज तो है नहीं, एक तरीके से कांटों का ताज है। उसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में इन्होंने मेहनत करके खड़े की। हमारे 2 बड़े कार्यक्रम हुए, आपने देखा होगा, ईस्ट दिल्ली में, उसके बाद इंडिया अलायंस का, उसमें अच्छी खासी भीड़ कांग्रेसियों की आई। तो एक सबको ये लगा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है जागृत हो रही है। और जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें तो आगे गाड़ी एक बेहतर रूप से चलेगी। चलिए, जो हुआ जो नहीं हुआ वो है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग या लीडरशिप गंभीरता से नहीं, या शायद जो संवेदनशीलता कांग्रेस की नेतृत्व की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो बातें थी उसको शायद उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। संदीप दीक्षित को आप सुन रहे थे और उनका कहना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे उनको लगता है कि उनको दुख है और वो चीजें एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम आया है, आप देखिए, उन्होंने पत्र लिखा। यह पत्र मैं बहुत भारी दिल से लिख रहा हूं। मैं पार्टी में खुद को एकदम लाचार महसूस करता हूं, इसलिए अब दिल्ली के अध्यक्ष पद पर बना नहीं रह सकता। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए
लिए गए सभी सर्वसम्मत फैसलों पर एक तरफा दिल्ली के प्रभारी दीपक बाबरिया रोक लगा देते हैं। ये अरविंदर सिंह लवली लिख रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष को। आगे उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा, जब से मुझे दिल्ली का पार्टी चीफ बनाया गया है तब से मुझे किसी को भी सीनियर पद पर नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। मैंने एक अनुभवी नेता को मीडिया प्रभारी के रूप में नियुक्ति के लिए अनुरोध किया, लेकिन दिल्ली प्रभारी ने इसे खारिज कर दिया। आगे लिखते हैं अरविंदर सिंह लवली की दिल्ली प्रभारी ने अब तक ब्लॉक प्रभारी नियुक्त करने की अनुमति भी नहीं दी है। यानी कि कितना बेबस लवली महसूस कर रहे थे वो इस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया है। आगे लिखते हैं दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोलकर मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बनी थी। जिस पार्टी के आधे कैबिनेट मंत्री इस समय भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, इसके बाद भी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। हालांकि हमने पार्टी के अंतिम फैसले का सम्मान किया है। तो ये वो चिट्ठी है जो अरविंदर सिंह लवली ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी है, इस्तीफा दिया है। लवली के इस्तीफे पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता आरपी सिंह का कहना है कि कांग्रेस में नेताओं की जमीनी स्तर पर कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ एक परिवार सब कुछ तय करता है। कांग्रेस के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस में जिस प्रकार से एक परिवार सबको चलाना चाहता है और परिवार ही तय करता है, उससे पार्टी के जो जमीनी नेता वो तंग है। और जिस प्रकार से उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ समझौता किया और लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूर किया, उससे कार्यकर्ता भी तंग है। और जमीन पर उनके कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, जहाँ उनके सांसदों, जिनको सांसद के लिए टिकट मिला, उनके लिए काम कर नहीं रहे। कोई देखता है उनको कि कल तक जिन लोगों को लेकर वह खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं लोगों के साथ समझौता कर चुनाव लड़ें, ये कैसे पॉसिबल है। तो दिखता है कि वहां पर लोगों का सांस घुट रहा है, लोगों को घुटन हो रही है, इसलिए वह इस्तीफा दे रहे हैं। तो बीजेपी को मौका मिल गया है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस में जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है। वह इन सब के बीच जो बात अरविंदर सिंह लवली ने अपनी चिट्ठी में लिखी है, उन्होंने दिल्ली प्रदेश प्रभारी जो है कांग्रेस के दीपक बाबरिया, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी जो बड़े फैसले हैं, बड़े नियुक्तियां हैं, वो अध्यक्ष के रूप में नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज पर दीपक बाबरिया अड़ंगा लगा देते हैं। अरविंदर सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी से दिल्ली में गठबंधन और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी इस बात पर भी अपना दुख और नाराजगी जताई है कि कोई नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उदित राज के जो उनको प्रत्याशी बनाया गया है उस पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है स्मृति ईरानी को लेकर। अयोध्या वो पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला समेत 9 मंदिरों में आज वो दर्शन करना है उनको। कल से जिस तरीके से उनका नामांकन है और अयोध्या पहुंच गई हैं स्मृति ईरानी, जहां पर रामलला के मंदिर में पहुंचकर वो दर्शन करेंगी, पूजन करेंगी और उसके बाद अमेठी पहुंचेंगी। वहां पर भी 8 जो पीठ हैं वहां पर जाकर दर्शन पूजन करेंगी। तो देखिए ये स्मृति ईरानी का काफिला है और ये राम मंदिर पहुंची है, राम मंदिर में पूजन और दर्शन करेंगी और यहां के बाद फिर उनका जो काफिला है वो अमेठी रवाना होगा। अमेठी में भी 8 मंदिरों में उन्हें दर्शन करना है। तो अयोध्या की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये राम मंदिर का जो वीआईपी एंट्री गेट है वहां से उनकी एंट्री हुई है। एबीपी न्यूज पर सबसे पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्मृति ईरानी अयोध्या पहुंच गई हैं। रामलला का जो मंदिर है उस मंदिर प्रांगण में पहुंच चुकी हैं। यहां पर रामलला के वो दर्शन करेंगी और रामलला के दर्शन के बाद फिर स्मृति ईरानी पहुंचेंगी अमेठी और अमेठी में भी उन्हें 8 मंदिरों में दर्शन करने हैं। उनके बैक टू बैक प्रोग्राम है, नामांकन होना है कल और रामलला के दर्शन के साथ ये जो 2024 का चुनावी समय है उसका आगाज स्मृति ईरानी करने जा रही हैं। तो सियासी जो रण है उसमें स्मृति का धर्मपथ ये है कि सबसे पहले अयोध्या में रामलला मंदिर में दर्शन, उसके बाद अमेठी के 8 मंदिरों में दर्शन वो करेंगी और पूरा जो चुनावी अभियान है वो आगे चलेगा। तो ये सबसे पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्मृति ईरानी जो कि कल अमेठी से नामांकन दाखिल करने जा रही हैं, वो इस वक्त पहुंच गई हैं अयोध्या, जहां पर रामलला के वो दर्शन करेंगी और रामलला के आशीर्वाद लेने के बाद फिर अमेठी पहुंचेंगी। तो सियासी रण में जो राम का जिक्र हो रहा है, तो अमेठी तक अयोध्या का संदेश कैसे पहुंचेगा, तो उसका माध्यम यही है कि अमेठी से नामांकन से पहले वो अयोध्या में पहुंची हैं रामलला के दर्शन करने के लिए और रामलला के दर्शन करने के बाद वो अमेठी में पहुंचेंगे, वहां पर मंदिरों में दर्शन करेंगी और जनसंपर्क का वृहद जो अभियान है वो उनका शुरू होगा। तो राम मंदिर में पहुंच चुकी हैं स्मृति ईरानी। आपको बता दें कि जो भव्य
प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था 22 जनवरी को, उसके बाद से सियासी गलियारे में भी राम मंदिर की चर्चा है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उसके जो सभी बड़े दल हैं उन्होंने किनारा किया था रामलला के दर्शन करने का, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से किनारा किया था। और निश्चित तौर से बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। स्मृति ईरानी पहुंची हैं अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो ये साफ समझा जा सकता है कि जो अमेठी का समर है वहां पर भी कांग्रेस के नेताओं का और समाजवादी पार्टी के नेताओं का मंदिर में न जाना, दर्शन न करना भी अमेठी में चुनावी मुद्दा बनेगा। बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां पर अमेठी की बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं। इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी भी मौजूद थे वहां पर, आचार्य सत्येंद्र दास। तो बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां पर स्मृति ईरानी ने रामलला के दर्शन किए हैं। कल अमेठी में उनका नामांकन भी है और नामांकन से पहले वो दर्शन और पूजन के लिए निकली हैं। अयोध्या में उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए हैं और इस दर्शन के दौरान अयोध्या में मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भी मौजूद थे। उन्होंने उनको दर्शन करवाया और अब यहां से स्मृति ईरानी अमेठी के लिए रवाना होंगी, जहां पर 8 और मंदिरों में वो जाएंगी, दर्शन और पूजन करेंगी, जीत का आशीर्वाद मांगेंगी। तो रामलला के दर्शन उन्होंने किए और सीधे रुख करते हैं अयोध्या का, जहां पर हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी मौजूद हैं। संजय, स्मृति ईरानी ने दर्शन कर लिए हैं? बिल्कुल, स्मृति ईरानी अभी लगभग आधे घंटे पहले रामलला के प्रांगण में पहुंची थी। वहां उन्होंने भव्य रामलला के मंदिर में प्रवेश करके रामलला के दर्शन किए। जैसा कि आपने अवधेश बताया कि आचार्य सत्येंद्र दास भीतर मौजूद थे, उन्होंने ही पूरी पूजा जो पद्धति होती है उससे पूजा कराई। और इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, अमेठी की जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी, वो इस वक्त बाहर निकल रही हैं। उनका काफिला बाहर आ रहा है और उनके साथ में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं एबीपी न्यूज़ पर, जिनमें सीधे तौर पर आपको स्मृति ईरानी नजर आएंगी। आगे की तरफ बैठी हुई स्मृति ईरानी और अभी अभी रामलला के दर्शन करके आई हैं। आप देख सकते हैं, राम नामी ओढ़ रखी है स्मृति ईरानी ने और अब यहाँ से निकल करके स्मृति ईरानी सीधे अमेठी जाएंगी, जहाँ 8 अलग अलग मंदिरों में और साथ ही जो प्रसिद्ध स्थान है वहाँ पर जाकर दर्शन करेंगी। और देखा आपने किस तरह से रामनामी ओढ़ करके स्मृति ईरानी रामलला के दर्शन करके बाहर निकली हैं और लगातार प्रचार कर रही हैं अपने क्षेत्र में। और उसी क्रम में आज रामलला के मंदिर आई थी और उसके बाद जो तमाम तीर्थ स्थल हैं, तमाम मंदिर हैं, उनमें भी जाने का स्मृति ईरानी का कार्यक्रम है। अवधेश, आपने देखा किस तरह से लगातार जब से उनका टिकट घोषित हुआ है उसके बाद से अमेठी में चारों तरफ हर कोने पर स्मृति ईरानी प्रचार कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के बारे में, मोदी की गारंटी के बारे में, और साथ ही साथ उनसे अपील कर रही हैं कि उन्हें वोट दे। और इसी कड़ी में आज ये महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल अमेठी में स्मृति ईरानी अपना नामांकन करेंगी। तीसरी बार लोकसभा के चुनाव में स्मृति ईरानी कूदी है अमेठी की सीट से और नामांकन के ठीक पहले रामलला के दर्शन किए। एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं छुपा है उद्देश्य इसके पीछे कि रामलला के मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी और आज ये जो मंदिर मेरे दाईं ओर बना हुआ है, इसी मंदिर को दिखा करके जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा किया है। यही दिखाने जताने के लिए भी कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी यहाँ पर आई थी। संजय, और क्या विपक्ष के लिए भी संदेश है क्या? जिस तरीके से कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया, दर्शन करने नहीं गए, समाजवादी पार्टी का वही स्टैंड रहा, इंडिया गठबंधन का पूरा स्टैंड रहा, अमेठी के चुनावी मैदान में ये मुद्दा भी गूंजेगा क्या? ये भी संदेश दिख रहा है रामलला में दर्शन का। निश्चित रूप से कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोगों का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था उसका बहिष्कार करने का मुद्दा तो तभी से गूंज रहा है, तभी से चर्चा में रहा है जब से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा, ना केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि देश के अन्य राज्यों के बड़े बड़े नेता रामलला के दर्शन करने पहुँचे और अभी ये भी खबर आ रही है कि राहुल और प्रियंका भी रामलला के दर्शन करने आएंगे। ऐसे में ठीक नामांकन के पहले स्मृति ईरानी यहाँ आई और उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम का मंदिर अहमियत रखता है, राम का मुद्दा अहमियत रखता है और उसको लेकर के वो हमेशा साथ चले हैं और आगे भी चलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां और खासकर वो जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया था, उनको एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि राम के बगैर, राम काज के बगैर भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री हों या कार्यकर्ता हों, वो कहीं ना कहीं
राम के प्रति अपना समर्पण रखते हैं। और उसी क्रम में, उसी लिहाज से आज स्मृति ईरानी यहाँ पर आई थी। अगर राहुल और प्रियंका के आने का जो कार्यक्रम है, जैसी चर्चा हो रही है कि वो भी रामलला के दर्शन करने आ सकते हैं, तो उसके ठीक पहले ये जो उनका दौरा है स्मृति ईरानी का, ये कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देता है, बड़ा मैसेज देता है देश। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हम हमेशा से आरक्षण के समर्थन में रहे हैं, हमेशा आरक्षण के समर्थन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सरसंघ चालक मोहन भागवत ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस हमेशा आरक्षण के समर्थन में रहा है, कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं और ये बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही है। तो बड़ा बयान उन्होंने दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हमेशा आरक्षण के समर्थन में आरएसएस रहा है और आरएसएस के स्टैंड को लेकर कुछ लोग झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान आरक्षण को लेकर दिया है, क्योंकि इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ चीजें बड़े जोर शोर से कही जा रही थी और इन सब के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि आरक्षण के समर्थन में आरएसएस हमेशा रहा है। कुछ लोग आरएसएस के संबंध में आरक्षण के स्टैंड को लेकर भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं, ये मोहन भागवत ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आरएसएस हमेशा से आरक्षण के पक्ष में रहा है और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बयान दिया है, क्योंकि चुनाव के माहौल में आरक्षण को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी लंबी चौड़ी बहस चल रही है और इसी बहस के बीच सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि हमेशा से समर्थन में आरएसएस रहा है आरक्षण के और आरक्षण को लेकर कुछ लोग भ्रामक स्थिति समाज में पैदा कर रहे हैं, कुछ लोग लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संघ का स्टैंड यह है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्टैंड यह है कि हम हमेशा से आरक्षण के पक्षधर रहे हैं, आरक्षण के समर्थक रहे हैं और सामाजिक समानता की जो बात होती है उसके हम पक्षधर रहे हैं। और हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ गए। नीरज, जो बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही है, इसका ये जो टाइमिंग है, क्या इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य से कोई बात उठ रही थी और क्या इंपैक्ट होगा इस बयान का चुनाव के बीच में? देखिए, संघ प्रमुख के को लेकर ये हमेशा से विपक्ष लगातार कहता रहा है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी इस देश में आरक्षण को खत्म कर देंगे, खासकर एससी एसटी और जो ओबीसी के आरक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर इस तरह की बातें कह रही थी कि अगर इनकी सरकार वापस आ गई तो ये दोबारा आरक्षण खत्म कर देंगे, आप लोगों पे आरक्षण खत्म करके आप लोगों का जो हक है वो दूसरों में बांट देंगे। ऐसे में संघ प्रमुख ने सोचा कि शायद ये इस समय जो भ्रांति फैलाई जा रही है उसका जवाब देना जरूरी है और इसीलिए आज हैदराबाद के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो आरक्षण सामाजिक समरसता और सामाजिक ताना बाना के लिए जरूरी है वो जारी रहेगा और उसको कभी भी कोई छेड़ नहीं सकता। और वैसे भी संघ प्रमुख के कई कार्यक्रमों में इस तरह की बातें सामने आ चुकी है। संघ प्रमुख कई जगह पे इस तरह की बातें बोल चुके हैं कि जो आरक्षण जरूरी है, जिनको इस समाज में सामाजिक ताने बाने में सामाजिक रूप से उनको उत्थान के लिए जो आरक्षण जरूरी है वो आरक्षण जारी रहना चाहिए और उसकी वो हमेशा वकालत करते हैं। लेकिन शायद उनके पुराने बयानों को विपक्ष लगातार आधार बनाकर इस तरह की बातें करता रहा है कि सरकार केंद्र में जो भाजपा की सरकार है और संघ चाहता है कि आरक्षण खत्म हो जाए। मुझे लगता है उन्हीं सब बयानों का और विपक्ष के तमाम सवालों का संघ प्रमुख ने एक तरह से जवाब दिया है। जी बहुत धन्यवाद नीरज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो संघ प्रमुख ने कहा है कि आरक्षण का समर्थक हमेशा आरएसएस रहा है और अगर कोई ये कहता है कि हम उसका समर्थक नहीं है तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस हमेशा से आरक्षण के समर्थन में रहा है, कुछ लोग झूठे वीडियो फैला रहे हैं। तो जिस तरीके से बातें हो रही तो उस पर संघ प्रमुख ने बयान दिया। शक्ति है आप में, शक्ति है, उसका कोई बुरा या अच्छा गुण नहीं होता है। उपयोग करने वाली की बुद्धि क्या है, जिसकी बुद्धि दुष्ट है वो क्या करता है, अपने यहाँ कहा है विद्या विवादाय, विद्या का उपयोग करना है तो दुष्ट लोग विद्या से विवाद ही पैदा करते हैं। मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना
एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए।